नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन को ऑर्डर कौन देता है, ये है कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या ऑर्डर है, अब देख लो जरा बच्चों। ठीक है, इन द रेट इक्वेशन 4.4। अब आप भाई प्रैक्टिकली देखो, ऐसा नहीं, आप देखो अपनी आंखों से 4.4 क्या इक्वेशन है। तो ये है 4.4 रेट की पावर, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, रेट क्या है, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये है। ठीक, अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहाँ गया ये साफ कर दे थोड़ा सा। रेट के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक, एक्स एंड बाई इंडिकेट, ये जो एक्स है ये बाई है, इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो भाई ये जो एक्स और वाई हैं ये स्टोक्योमेट्री पे डिपेंड कर भी सकते हैं, स्टोक्योमेट्री जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट या दैट इज एक्स प्लस वाई, अगर हम बात करें एक्स प्लस वाई की इन 4.4, ठीक है, जो भी रिएक्शन है, गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर। ठीक है, अगर आप ये x प्लस बाई निकालोगे ना यहाँ से, x प्लस बाई, तो ये क्या होगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, गिव द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो देखो वेयर इज एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द ऑर्डर, ये टोटल तो होगी, ये कह रहा है कि भैया ठीक है, आपने कह रहे हो एक्स प्लस वाई को ये कह दो, एक मिनट, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन एक्स प्लस वाई को टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दो, लेकिन एक्स जो है वो ए के अकॉर्डिंग ऑर्डर है, बाई जो है वो बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये कह रहा है वेयर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए के अकॉर्डिंग एक्स है ऑर्डर और बी के अकॉर्डिंग वाई है। समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो ठीक है। द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो भैया ये क्या कह रहा है, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की जो पावर है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन में इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। कि भैया ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, इसमें सम एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई को बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बोर्ड में तो घिसे पीटे एक क्वेश्चन है ये कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आना ही आना है। 12th जब CUET वगैरह जो भी आप नीट के एग्जाम दोगे, बहुत घिसे पीटे क्वेश्चन है, ये बनता ही है क्वेश्चन। कभी यूनिट पूछ लेंगे, कब छुटकू सा कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन भी, भाई देख लो, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत सुना होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेन तो यही सुने होंगे आपने, मोस्टली सिलेबस में यही स्टडी हो रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 एंड इवन ए फ्रैक्शन भी हो सकती है भैया, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कि A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि भैया कितना ही A लो कितना ही B लो, हमें मतलब नहीं है। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब ये है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही, तुमने बहुत ज़्यादा ये ले लिया, बहुत कम ले लिया, इस टाइप से डिपेंड नहीं कर रही। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया एक क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तो
ठीक है। तो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। तो भाई कैलकुलेट कर लो। अब आप कह रहे थे सर क्या है, ए की पावर 1/2 3/2, इनको ऐड कर लोगे तो ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, देख सकते हैं भाई, पता नहीं मुझे तो। 1/2 + 3/2 2 आ गया, है ना। 3/2 4/2 2 आ गया, ठीक। दूसरा क्या है कि 3/2 -1, तो 3/2 -1, तो 1/2 आ गया। डैट इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन। 2 आया तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आसान है, ठीक। अब क्या है आगे, बहुत है, बहुत ना है, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा जल्दी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, चलते रहो, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, A balanced chemical equation never gives us a true picture of how a reaction takes place since rarely a reaction gets completed in one step। तो ये कह रहा है, ये एक बैलेंस जो आप क्वेश्चन करते हो ना, मान लो कोई भी है, मान लो, और प्रैक्टिकली देखो N2 + 3H2, तो बैलेंस जो रिएक्शन है ना, ये 2NH3, तो ये जो बैलेंस रिएक्शन है, आप इसकी अगर बात कर रहे हो, तो इससे क्या क्या पता चल रहा है, इससे यही तो स्टोइकियोमेट्री तो बैलेंस हो रहा है, इससे और क्या पता चल रहा है। नेवर गिव्स अस द ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस सिंस रियली ए रिएक्शन गेट कंप्लीटेड इन वन स्टेप। इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो एक स्टेप में हो रही है, मतलब कि या बीच में भी होता है। कुछ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती हैं, अभी पता चलेंगी, वे 2 स्टेप में होती हैं, ठीक है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड, जो रिएक्शन, देखो जो रिएक्शन, एक वर्ड आता है भैया एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन यह है कि जो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है बच्चों। भाई एक स्टेप में हो रही है, क्या A + B बन करा रिएक्ट और A भी बन गया, तो एक स्टेप में हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब वैन ए सीक्वेंस, आगे पढ़ो, वैन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड, वैन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जब एलिमेंट्री रिएक्शन का सीक्वेंस चले, कॉल्ड मैकेनिज्म गिव अस द प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। मतलब पहले A + ½ B मान लो, ऐसे ही कोई भी रिएक्शन मान लो, AB/2 ऐसी कुछ भी, फिर A + ½ B, ठीक है, 2 × ½ B, फिर बना मान लो AB बना, कुछ भी रिएक्शन, मतलब ज़बरदस्ती की बना दी मैंने ये। तो ये अगर 2 स्टेप में बन रही है कोई रिएक्शन, ठीक है, आएंगी बहुत सारी 2 स्टेप में हो रही हैं, तो ये देखो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप का एलिमेंट्री रिएक्शन। और जब एक सीक्वेंस में चलती हैं, वही ये अपने में तो एलिमेंट्री है, ये एक सिंगल और ये एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री हो गई, तो सीक्वेंस वाइज में चल रही है, जिनका मैकेनिज्म वगैरह दिया हुआ होगा, गिव ऑफ द प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स है ना कि भैया 2 स्टेप में चल रही है, हालांकि ये कोई रिएक्शन नहीं है, ऐसे ही मैंने बताने को बता दी, चलो कोई बात नहीं, बता दी तो ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर। दीज में बी कंजिक्यूटिव रिएक्शन, कंजिक्यूटिव मतलब ये फिर ये एक साथ सीक्वेंस में, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एथेन टू CO2, जब एथेन का C2H6 का टू एथेन का ऑक्सीडेशन होता है, CO2 बनती है, वाटर बनती है, पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप। तो ये 2-3 बहुत सारे स्टेप में होती हैं, इन विच एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड आर फॉर्म, जिसमें एल्कोहल भी बनता है, एल्डिहाइड भी बनता है और एसिड भी बनता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे भी। रिवर्स रिएक्शन एंड साइड रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल येल्ड, ये क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो उन्होंने कुछ वही रिएक्शन भी दी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जो एलिमेंट्री भी हो, कुछ रिएक्शन होती है एलिमेंट्री एक स्टेप में चल रही हैं, और कुछ रिएक्शन होती हैं जो सीक्वेंस में चलती हैं, ठीक है, बहुत स्टेप में, बहुत स्टेप में, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों, ओके। अब भैया ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो जनरल इसने रिएक्शन दिखा दी कि A + B
Cc प्लस डी, ये एक रिएक्शन है। रेट क्या लिखोगे आप? रेट तो ये लिखोगे ना के ए की पावर एक्स, पता नहीं भैया किस पे डिपेंड कर रहा है, बी की पावर बाई, एक्स प्लस बाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये तो पता ही है, बता दे रहा। अच्छा ये लिखा भी है, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एन है और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब आप मुझे बताओ ये के हो गया, तो आपको के यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यूनिट निकालनी ना, तो के इधर है तो रेट के अपॉन में क्या आ जाएगा? ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक, अब रेट की क्या होती है? रेट आप क्या लिखते थे? वो लिखते थे ना भैया डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखते थे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कि कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, यही तो हो गया। रेट का तो यही हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेट की यूनिट इंटू 1 ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई, ये है। तो ए और बी तो कंसंट्रेशन ही है, ये तो कंसंट्रेशन ही है। तो रेट की पावर क्या? कंसंट्रेशन बाई टाइम इंटू इंटू 1 कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई को क्या कह दिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, ये जो रेट की यूनिट है, इंटू 1 कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है बच्चों। अब टेकिंग एसआई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, एसआई यूनिट कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की पावर क्या हो? कंसंट्रेशन क्या हो गई? मोल पर लीटर। एंड टाइम द यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर आर लिस्टेड इन टेबल 4.3। अब देखो ये क्या हो गई? ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही तो हो गई। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये किसकी हो गई? ये एक मिनट इधर आ जाओ, ये इसकी हो गई ना रेट की। ठीक है, इंटू 1 कंसंट्रेशन की पावर एन, कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक, अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? एन कंसंट्रेशन की पावर एन। जीरो ऑर्डर के लिए एन क्या है? ज़ीरो। तो 1 कंसंट्रेशन की पावर एन, एन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक, आगे आएंगे तो क्या रखेंगे हम? एन इजिकल टू 1 हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन एन, आपको पता चल गया एन इजिकल टू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो 1 कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड के लिए एन इजिकल टू 2, तो सेकंड ऑर्डर के लिए एन इजिकल टू 2, तो कंसंट्रेशन की पावर 2। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये कैसे? तो ये काट दो बस, जीरो ऑर्डर लिखा, ज़ीरो लिखा, तो रेट क्या थी? ये पावर ये वाली क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड, ठीक है, इंटू 1/मोल लीटर की पावर -1, और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गई। तो इसकी पावर ज़ीरो, ये एन इजिकल टू ज़ीरो, तो इसकी पावर ज़ीरो मतलब कि ये क्या हो गई? ये तो 1 हो गई ना। तो क्या आ गई? मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इनवर्स, ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही ये तो यही रही मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू 1/मोल लीटर इनवर्स की पावर एन इजिकल टू, यहाँ क्या है? एन इजिकल टू 1 है। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1, तो ये कट फिट के क्या आ गई? सेकेंड, इससे ये कट गया। ठीक है, 1/सेकेंड मतलब कि सेकेंड इनवर्स आ गई। आप ये बताओ, जब आपको नज़र आएगी एक यूनिट, आपसे पूछा जाएगा कि किसी, ये सेकेंड इनवर्स है रेट, कोई डाटा दिया हुआ है ये 5 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड इनवर्स, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो है ना यूनिट, वो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट है सेकेंड इनवर्स। अब आपको ये दिया जा रहा है भैया मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू 1/मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये इससे एक बार कट गया, तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब आज क्लियर हुआ टॉपिक कुछ? अरे आसान है, बहुत आसान है ये चैप्टर, सच बता रहा हूँ। ये चैप्टर पता है आपको, कोई कहता होगा थर्मोडायनेमिक्स, और ये आप एनसीईआरटी जो लाइन बाई लाइन मैंने पढ़ाई है, इतना आसान है, इतना आसान है, बहुत आसान है। आप पढ़ो एक बार लाइन बाई लाइन से। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देखो भाई, क्या है मॉलिक्यूलरिटी? क्या नया वर्ड आया है कुछ सामने? अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो भैया एक और प्रॉपर्टी देख लो, मॉलिक्यूलरिटी क्या है?
हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म, तो इस सब मैकेनिज्म के बारे में पता चल रहा है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे वो एटम्स रिएक्ट कर रहे हो, आयंस कर रहे हो या मॉलिक्यूल कर रहे हो, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो किसमें एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो क्या हैं, ये है मान लो ये ए के हैं और ये बी के हैं, तो भैया ये एक समय पे सब टकरा रहे हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मत समझो, कोई नहीं, ये लाइन पढ़ो। द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व, मतलब कि मान लो एक ए है और एक बी के रिएक्टेंट हैं कि ये मॉलिक्यूल वगैरह हैं, तो ये कह रहा है अगर आपसे कहा जाए द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर हो सकती है जब वन रिएक्टिंग स्पीसीज, केवल एक रिएक्टेंट के स्पीसीज इन्वॉल्व हो रहे हों रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अगर आप अमोनियम नाइट्रेट है NH4 अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्राइट है क्या, ओ कोई बात नहीं, नाइट्राइट लिखो, NH4NO2, तो भैया N2 प्लस 2H2 इनमें टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टूट रहा तो कोई आफत नहीं आ रही। ठीक, अब ये बताओ यहाँ पे किसके कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस, कितने एटम किसके कर रहे हैं, केवल एक रिएक्टेंट के ही तो आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, आपस में ये अमोनियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूल वगैरह ये आपस में लड़ भिड़ रहे होंगे, तभी तो प्रोडक्ट बना रहे होंगे N2 + 2H2O, तो ये यही कह रहा था। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत आसान, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज, जब दो स्पीसीज के बीच में बाईमोलिकुलर, बाई मतलब दो, मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल, एक तरह से समझ सकते हो थोड़ा सा। बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली, एक समय पे एक साथ, कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब देखो जरा समझो, तो ये 2HI है, तो एक HI के मॉलिक्यूल वगैरह ये आपस में ये बैठे हैं, और एक HI ये दूसरा है, इसके मॉलिक्यूल आपस में, तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और सही दिशा से सही तरीके से आपस में लड़ रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, H2 + I2। तो फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये देखो दो है ना, ये दो है ना, ठीक है, तो ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन हो गई। ट्राई मॉलिकुलर और टेट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल, तो ट्राई मॉलिकुलर या टर मॉलिकुलर बोल रहा है, ये टेट्रा नहीं, टर मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर मतलब कि ये दो मॉलिक्यूल ये हो गए, ऐसे तो दो मोल लिखे हुए हैं, मतलब इन्हें मॉलिक्यूल मानो, और एक ये दो ये हो गए, एक ये हो गए, तो भैया एक यहाँ से आ रहे हैं, एक इधर से रिएक्ट करने आ रहे हैं, एक इधर से रिएक्ट करने आ रहे हैं, तो एक साथ कॉलिजन होगा, एक साथ फिर जाके बनेगा 2NO2। अच्छा, ऐसे ही अगर 4 5 6 हों, तो इधर से कोई और आए, फिर इधर से कोई और आए, फिर इधर से इसके बहुत कम चांस होते हैं, है ना, तो ये देखे जाते हैं कि ट्राई मॉलिक्यूलर से ऊपर रिएक्शन ईजिली हो नहीं पाती। तो देखो ये लिखा हुआ भी होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल, तीन से ज़्यादा, कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज़ वेरी स्मॉल, मतलब एक ही समय पे अगर एक ही समय पे 3 4 मॉलिक्यूल अगर आके, मोर देन 3 मॉलिक्यूल, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल, कि 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कैन कोलाइड, कि ये इधर से भी सही समय पे एक समय पे ही आएँ, साइमल्टेनियसली एक टाइम एक समय पे ही आएँ और रिएक्ट करें, कोलाइड करें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, रिएक्ट साइमल्टेनियसली वेरी स्मॉल, हैंस द मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज़ नॉट ऑब्जर्व, तो 3 से ज़्यादा इसकी मॉलिकुलरिटी जल्दी से ऑब्जर्व नहीं होती। It is therefore evident that complex reaction involving more than 3 molecules in the stoichiometric equation must take place in more than one step। तो आप ये कह रहे होंगे, पहले क्या समझ रहे होंगे आप, कि अच्छा सर तो ये कह रहे हैं कि भैया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल जाएगा, और अरे ये 2 हो गए तो 2 मॉलिक्यूल, ये इसकी बाई मॉलिकुलर हो गई, ये 2 मॉलिकुलर हो गए,
और एक ये आगे हो गए, ये इसकी 3 हो गई, ट्राई मोलिकुलर करके लिखा हुआ है। नहीं, केवल ऐसा नहीं है तरीका, ये कह रहा है कि भैया दिस रिएक्शन, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ, इट इज़ देयर फॉर इविडेंट। अब आप देखते हो, एक तो ये हो गया, एक 6 ये हो गए, 6 6F3SO4, एक एग्जाम्पल 3 ये, तो ऐसे जो 6 3 9 और एक 10, और 10 मॉलिक्यूलरिटी हो गई इसकी, 10 मॉलिक्यूलरिटी हो गई इसकी। ये देखो, एक भाई 3H2SO4 यहाँ से आ रहे हैं, कोई एक ही समय पे यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, 6FeSO4 के इधर आएंगे, एक समय पे टकराएंगे, कोलाइड होंगे, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। अब ये क्या बात बोला है कि इट इज़ देयर फॉर इविडेंट, ये देखो, दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल, जब 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा हैं इन द स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन है एक स्टेप में नहीं हुई कि ये सब मिलाया और एक स्टेप में बन के प्रोडक्ट तैयार हो गया, ऐसे नहीं हुई हैं ये, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये 2 3 4 5 6 स्टेप में हुई हैं, ठीक है। कई बार आपकी, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शन देखते हो, या इन 11 12 में वगैरह में, तो रिएक्शन स्टेप एक स्टेप में लिखी हुई है भाई, ज़रूरी नहीं एक स्टेप में हो, ठीक है। बहुतों का मैकेनिज्म है ही नहीं हमारे सिलेबस में। तो दिस रिएक्शन विच अपेरेंटली सीम्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर इज, देखो ये जो रिएक्शन है अपेरेंटली सीम, ऐसा नज़र आ रहा कि भैया जो 10 ऑर्डर ऑफ इज एक्चुअली है सेकेंड ऑर्डर, केवल सेकेंड ऑर्डर है यार, ये केवल सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जो आपको नज़र आ रही थी। तो 10 ऑर्डर है, 6 इसके हो गए, एक इसका हो गया, 7 3 इसके हो गए, अरे भैया ये कैसी है, 10 ऑर्डर। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, ये इससे शो हो रहा है दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, ये बहुत सारे स्टेप में हो रही है। विच स्टेप कंट्रोल्स द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अभी मुझे ये बताओ, तो अब 2 स्टेप में तो हो रही है, विच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, तो कोई ऐसा स्टेप होगा जिससे डिसाइड होगा। अब ये तो 2 स्टेप में हो रही, 3 स्टेप में हो रही, तो ये किससे डिसाइड हो, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या है। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने तो बता दिया भैया एक्स से बन रहा है बाई, फिर बाई से बन रहा है जेड, तो तब आपने देखा था कि एक्स से जेड बन रहा था। जब आपसे पूछा एक्स से जेड बन रहा है, तो आपने कहा अच्छा इसके अकॉर्डिंग चला, इसके अकॉर्डिंग, फिर हमने देखा मैकेनिज्म तो ये है, पहले एक्स से बाई बन रहा था, फिर बाई से जेड बन रहा था। समझ में आया कुछ ज़रा, ठीक है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ़ गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो भैया इसका आंसर ये है कौन से स्टेप को माना जाए कंट्रोल कर रहा है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, कि भैया मैकेनिज्म पे आओ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे, चांसेस टू विन द रिलाई रेस कंपटीशन बाई ए टीम डिपेंड अपॉन द, अच्छा ये बात बताओ, जो बे किस पे डिपेंड करता है, ये एक बार बताओ, ये रस्सी खींच हो रही है, ये रस्सी है, ठीक है, यहाँ पे एक ये खड़े हैं, यहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ पे ये खड़ा है, पे ये खड़ा है, यहाँ 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 पे ये खड़ा है, ये खींच रहे हैं, ठीक है। तो ए डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम, तो भैया कौन सी जीतेगी, ठीक है, ये इस पर ये भी तो डिपेंड करेगा। पता चला ये जो आगे वाला है या ये वाला है, ये बहुत ढीला है, बहुत स्लो है, ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा नहीं रेट। अच्छा रिले रे इससे मत समझो, ये रस्से किसी से मत समझो, आप इससे समझो। वो हम वो नहीं देते, जैसे कोई रेस होती है, तो ये रेस में ये बॉर्डर है, ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू करे तो यहाँ पे खड़ा होता है कोई, फिर यहाँ पे खड़ा होता है, फिर यहाँ पे खड़ा होता है, फिर यहाँ पे खड़ा होता है, फिर यहाँ पे कोई मिल जाता है भाग के, ये इसे देता है, वो मशान जो होती है वो, ये इसको देता है, ये इसको देगा, ये इसको दी, और ये सब भाग रहे हैं, ये सब भाग रहे हैं और यहाँ पे आना है, ये सब भाग रहे हैं और यहाँ पे आना है। अब पता चला भैया ये तो बहुत ही ढीला निकला, इसने बहुत जल्दी से 1 सेकंड में, ज़्यादा ही कम बोल दिया, 5 सेकंड में इसको दे दिया, ये इसने दे दी 6 सेकंड में, इसने दे दी 6 सेकंड में, ये बहुत ही ढीला निकला, इसने पता चला 20 सेकंड में दे दी।
अब मुझे ये बताओ, तो रेट ये जो जीतोगे यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये देखा जाए हम इसकी चिंता करेंगे, अरे भैया ये चल जाए, ये हमें बेवकूफ़ ना बनाए, इस तरीके बेचेंगे। तो रेट इस पे डिपेंड हुआ रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? तो समझ गए बच्चों? ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये लिखा हुआ है, सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल बाय द। तो अब इससे क्या पता चला है, जो सबसे स्लो चलेगा यानी कि उसी से डिसाइड होगी कि भैया कब तक पहुंचेंगे। तो उसी तरह ये लिखा हुआ है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, किसके द्वारा कंट्रोल होगी? बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो जो मान लो स्टेप 1 में हो रहा है, 2 सेकेंड में चल रहा है, 3rd में चल रहा है, तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो है, सबसे हल्का स्टेप जो है, उससे रिएक्शन डिसाइड होगी, कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसको क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विच कैटलाइज बाय आयोडीन आयन इन द एल्केलाइन मीडियम। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भैया हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, और ये एल्केलाइन मीडियम है। ठीक ठीक है। तो क्या है ये क्या है? ये क्या किस में टूट रहा है? वाटर में और ऑक्सीजन में, और आयोडीन माइनस आई माइनस की प्रेजेंस में। कंसिडर, देखो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, आयोडीन माइनस क्या है? कैटालाइज्ड। तो ये मतलब रिएक्शन को बढ़ा रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या पाई गई, इसकी रेट माइनस DH2/2 H2O2 सॉरी बाई D2 है ना, ये तो पता ही है ना कंसंट्रेशन की टाइम के अकॉर्डिंग, तो माइनस में लगाते हैं रिएक्टेंट। अब देखो क्या पाई गई है, ये यहाँ गौर से देखो, के H2O2 ठीक है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, फाइन, ठीक है, और आयोडीन माइनस मतलब कि कैटालिस्ट पे भी डिपेंड कर रही है ये। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करती हो, ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती हो, ये तो कैटालिस्ट पे भी डिपेंड कर रही है। अच्छा, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हमने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड आयोडीन माइनस। एविडेंस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। ये जो रिएक्शन है ना, ये 2 स्टेप में हुई है। कैसे? एक तो H2O2 आयोडीन माइनस से रिएक्ट करके वाटर बनाया, फिर IO माइनस बनाया ये आयन, फिर H2O2 IO माइनस से रिएक्ट करके H2O बनाया, I माइनस बनाया और O2। ठीक है, कोई बात नहीं। बोथ द स्टेप आर बाई मोलिकुलर हैं दोनों स्टेप, मतलब ये देखो एक 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 एक, ये दोनों स्टेप कितने हैं? ये बाई मोलिकुलर हो गए, बाई मोलिकुलर। एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, एक ही स्टेप, ये दोनों रिएक्शन की बात करें एलिमेंट्री हो गई ना, ठीक है। स्पीसीज IO माइनस जो है वो इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्यों कहलाएगी? आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन में कहीं पर ये जो रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में कहीं पर रिएक्शन में गौर से देखो, क्या इस रिएक्शन में IO है? IO माइनस है? IO माइनस है इस रिएक्शन में? नहीं है। तो अब देखो, स्पीसीज IO इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, ये केवल बीच में बना है, सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, मतलब केवल बीच में बना है और ख़त्म हो गया। द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो, पहला स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो, तो ये वाला कौन सा है? स्लो है, ठीक है जी। स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो स्लो बताया था मैंने वही बताया था कि उसको बोलेंगे RDS, रेट डिटरमाइनिंग। रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रही है, ये रिएक्शन कितनी देर में हो रही है, सबसे स्लो ये है, उसके बाद ये तो हो ही जाएगी, ये रिएक्शन। थस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कितनी देर में ये चीज़ बनेगी, IO माइनस, ये ही एक क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थस फ्रॉम द डिस्कशन टिल नाउ वी कंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये देखो कंक्लूजन क्या निकला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भैया आप ये बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, आप रिएक्शन को देख के, शक्ल देख के नहीं पहचान सकते, केवल एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है भाई। इसमें मैकेनिज्म पता हो, स्टेप पता हो, तभी तो पता होगा। इट कैन बी जीरो भी हो सकती है, इवन ए फ्रैक्शन भी हो सकती है, बट मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो और नॉन इंटीजर। भाई मोलिकुलरिटी तो या तो एक मॉलिक्यूल ये दो है ना, 3 4, भाई 4 मॉलिक्यूल आ रहे हैं एक साइड साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 ही हो सकती है मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर इज एप्लीकेबल, जो ऑर्डर है मतलब रिएक्शन का, टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। भाई ऑर्डर तो तुम ये x प्लस बाई था ना, a की पावर x b की पावर बाई, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डर तो x प्लस बाई टोटल होता था रिएक्शन का। इसके लिए a के लिए केवल ये और b के लिए केवल बाई ये होता था। तो ये आप एलिमेंट्री के लिए भी बता सकते हो, एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बता सकते हो और क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी बताया जा सकता है। वेयर एज मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री, मोलिकुलरिटी से तो केवल एक यही चीज़ पता चलेगी ना कि भैया ए से लगा बी और सी बना, ठीक है। केवल मोलिकुलरिटी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं बताई जा सकती मोलिकुलरिटी, ठीक है। फिर सी प्लस डी, फिर दूसरा स्टेप में बना ए प्लस सी, कुछ भी मतलब 2 3 स्टेप चलना है तो एलिमेंट्री जो रिएक्शन होंगी उसमें ही बताई जा सकती है कि भैया इसके मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से टकरा रहे थे। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी का कोई मतलब, अगर कोई एक स्टेप से ज़्यादा में हो रहे हैं तो मोलिकुलरिटी की बात मत करो फिर तुम, ठीक है, मोलिकुलरिटी की नो बात, ठीक है। ये देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो 2 3 स्टेप में हो रही है, ऑर्डर कैसे, जो सबसे स्लो होगा। जैसे आप देखो सबसे स्लो कौन सा था इसमें, ये वाला स्लो था, ये मैंने लिखा हुआ है, ये स्लो स्टेप था फर्स्ट स्टेप, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा, है ना। तो क्या लिखा है, गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड जनरली मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज नेम। अब जो इसकी मोलिकुलरिटी होगी, अब देख लो पूरी लाइन में, ये क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है, ऑर्डर कैसे पता चलेगा, स्लोएस्ट स्टेप से, ठीक है। एंड जनरली मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, तो जनरली आप देखोगे जो मोलिकुलरिटी ऑफ जो स्लोएस्ट स्टेप है उसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वही ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों अब पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अब देखो ज़रा, तो वी हैव ऑलरेडी नोट दैट, ये हमने ऑलरेडी नोटेड किया दैट द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस तो है ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जो आप ये लिखते हो ना कि भैया डी आर, डी छोड़ो या डिफरेंशियल, चलो ठीक है, डी आर बाई डी टी, ठीक है। आप ये लिखते थे ना रेट के लिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही तो लिखते थे, ये इस तरह से, ठीक है। या क्या लिखते थे, डेल्टा पी कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तो पर्टिकुलर छोटे से डिफरेंशियल छोटा सा है ना। तो डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, तो हमेशा कन्वीनियंट नहीं है टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब कि आप यहाँ से यहाँ थे तो किसी के इस पॉइंट पर पहुँच लिया तो आप बता नहीं पाओगे कि हाँ भैया इस जगह पे क्या है ना, इस जगह पे तुम्हारी रेट क्या थी, आपने तो एवरेज निकाला था यहाँ से यहाँ का, ठीक है, इसका तो पता चला था। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पे बताना हो तो फिर कैसे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, एज इट इज़ मेजर बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट टी। तो ये हम कैसे बताते थे, ये बार बताओ, जब आप ऐसे बताते थे कि यहाँ से जा रहा है तो क्या करते थे, यहाँ पे कर्व जो होता था उसका टेंजेंट निकालते थे, है ना, कोई भी कर्व है, सपोज करो ये कर्व जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या निकालते थे, उसका टेंजेंट निकालते थे ना, इन द कंसेप्ट वर्सेस टाइम प्लॉट, है ना, तो टेंजेंट निकालते थे एट पॉइंट टी। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लो, तो क्या था, डिफिकल्ट होता था टेंजेंट निकाल के टू डिटरमाइन द रेट लो एंड हैंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसी तरह फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है, वो दिक्कत होती थी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टीज को हटाने के लिए वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
तो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, ठीक है, टू गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टली मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है डायरेक्टली मेजरमेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइप एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन वगैरह के चेंजेस वगैरह में सब पता चल जाएगा भाई। जब रिएक्शन आएगी ना, इक्वेशन हम देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है, बहुत ही आसान है। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है आर डिफरेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, जीरो ऑर्डर के लिए अलग है। वी शैल डिटरमाइन दीज इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना, ये आप केवल जीरो के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब शुरू करते हैं हम, क्या शुरू करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लो क्या है। हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स, इसका क्या मतलब, दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन, जीरो का मतलब क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसिडर द रिएक्शन। मतलब ये क्या कह रहा है कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कितने जीरो पावर पर डिपेंड करता है, मतलब कि डिपेंड करता ही नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो भैया एक रिएक्शन हमने ये ले ली आर से पी, ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, डी आर, ये है ना डिफरेंशियल, ये डी आर अपॉन डी टी है ना, हम तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की छोटी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो के, ठीक, अब आप मुझे ये बताओ, आर की पावर ये जीरो है, इसका मतलब ही तो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर मतलब कि भैया ये रिएक्टेंट वगैरह पे डिपेंड नहीं हो रही, ठीक है। अब थोड़ी मैथमेटिकल है, जिसे आती है मैथ समझो, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान करो, और बहुत आसानी है, कुछ नहीं है। देखो, एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिटी, भैया ये तो एक के आर की पावर जीरो, ये कितनी हो गई, ये तो सबको पता है, किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है, तो के इंटू हो गई वन, ठीक। तो डी आर बटे डी टी ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कितनी आसान है मैथ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, के डी टी, और ये आ गया डी आर, तो डी आर इजिकल टू माइनस का के डी टी, समझ में आ गया। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, ठीक, इंटीग्रेट कर दो। तो ये इंटीग्रेट किया आपने, ये इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है बच्चों। ये कहाँ थे हम, हाँ, डी आर का क्या इंटीग्रेशन हो गया, आर, या और ये के तो बाहर आ गया, ठीक है, माइनस ये के डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी, के टी, प्लस ये क्या हो गया, आई, है ना। तो आई इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया कि भैया टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी टाइम रखा जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पे, यानी सबसे शुरू में आर जो इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी उसको मान लिया हमने आर नॉट, आर ज़ीरो, ठीक है, हाँ ये रहा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर क्या हो गया, आर ज़ीरो, वेयर आर ज़ीरो इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आर ज़ीरो है ये, ठीक, तो इजिकल टू माइनस टी इजिकल टू जीरो रख दिया, प्लस आई, तो आई इजिकल टू जो कांस्टेंट था वो आ गया आर ज़ीरो। तो अब आई की वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पर, तो क्या हो गया, आर इजिकल टू माइनस के टी प्लस आर ज़ीरो, ठीक है। ये कौन सी, ये हो गई 4.6, ठीक। अब आप देख लो, समझ लो इसे एक बार, अब इसे देख लो, कंपेयरिंग 4.6 यानी कि क्या है, ये है आर इजिकल टू माइनस के टी प्लस आर, ये ज़ीरो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक। अब कंपेयर कर दो इसको 4.6 को विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वाई इजिकल टू क्या होती है, एम एक्स प्लस सी। तो इफ वी प्लॉट आर ये कंसंट्रेशन बाई पे आर लिखो, अगेंस्ट टी, तो टी कहाँ है, अगेंस्ट टी, वी गेट, यानी कि एक्स पे क्या लिखो, टी, ठीक है, कोई नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ आर ये एक्स, ठीक, ठीक है, और कितना, ये कितना, सी क्या कितना है, आर नॉट, तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना हो गया, माइनस के, ये देख लो, ये माइनस टी के, ठीक है, और ये टी है ना, ये टी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है, ओके। अब बताओ ज़रा, और ये सी कितना, आर नॉट,
ये देख लो, ये आर नॉट यहाँ पे इंटरसेप्ट कट रहा है, ठीक है। विद स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू आर नॉट, स्लोप कितना हो गया माइनस के। अब मुझे बता, स्लोप ये एम होता है तो कंपेयर करो, एम मतलब के, तो स्लोप हो गया माइनस के। समझ में आ गया? अब देख लो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। फर्दर सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 4.6 वी गेट द रेट कांस्टेंट के एज, तो आप इससे के बताओ क्या होगा। ये जो ये इससे कम, ये जो आपकी रिएक्शन है इससे के कितना होगा, तो के इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, ये है आर, ठीक है, माइनस के टी प्लस आर ज़ीरो, ठीक। तो माइनस के टी क्या होगा, आर माइनस, अब इधर प्लस के टी हो गया, तो के टी बराबर कितना हो गया, ये इधर को गया तो ये हो गया आर नॉट माइनस आर, ठीक है। और के कितना हो गया, आर ज़ीरो, मतलब सॉरी आर नॉट निकल रहा है बार बार, आर ज़ीरो, ठीक है जो भी, अपॉन में ये कितना हो गया, टी हो गया। बताओ हो गया या नहीं हो गया, ये हो जाएगा। आगे समझ में? बस लो, हो गया बस, और क्या चाहिए, हो गई ख़त्म। जो इसे क्या मैथ है, इसमें कुछ भी मैथ नहीं है, ज़ीरो भी मैथ नहीं है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेट, देख लो ये समझ में आ गया, ये है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेरिएशन ऑफ द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लस सी। बस इससे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कंपेयर किससे कराई है, ये आर इजल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है, मतलब इससे कराई है कंपेयर। अब देख लो जरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन, बहुत रिलेटिवली अनकॉमन है, बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। वैसे इजीली मिलती नहीं, कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंसी होती है रिएक्टेंट की, ठीक है। देख लो क्या कहाँ कहाँ मिल रही है, कुछ एंजाइम कैटालिस्ट हैं रिएक्शन एंड रिएक्शन विच अकर्स ऑन मेटल सरफेस, देख लो पढ़ लो। कुछ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन है एंड रिएक्शन विच अकर ऑन मेटल सरफेस पे, ठीक है। एंड ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा बहुत ही है। द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनियम ऑन ए हॉट प्लेट सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। तो ये देखो रिएक्शन की शक्ल, अमोनिया से क्या बन रहा है, N2+3H2, ठीक है, ठीक। तो अमोनिया से क्या बन रहा है, N2 बन रहा है प्लस 3H2 बन रहा है, गैसियस समझ में आ गया। कितना, प्लेटिनम कैटलिस्ट है और 1130 केल्विन है, ठीक है। और ये क्या है, रेट क्या है, कितना है ये रेट, देख लो एक मिनट, ये देख लो रेट कितना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, के है। अब मुझे बताओ अमोनिया के क्या जीरो पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसका मतलब रेट के समझ में आ गया। तो देख लो, और जीरो के क्या एक दो लाइनें बोल रहा है। इस रिएक्शन में प्लेटिनम मेटल एक्ट, प्लेटिनम कहाँ गया, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल, जब हाई प्रेशर पे, एट हाई प्रेशर जब होगा तो मेटल की जो सरफेस है ना, ये प्लेटिनम की बात कर रहा है, गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किससे सैचुरेटेड हो जाएगी, गैस मॉलिक्यूल से। सो फर्दर चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन इज अनएबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, मेकिंग रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। मतलब कि ये जो प्लेटिनम का है, इस पर गैस चिपक जाएगी, तो फिर अब कितनी अमोनिया आती रहे, फिर उसका कंसंट्रेशन का कुछ कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला। द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, मतलब जहाँ सरफेस वाली रिएक्शन है उनका ध्यान रखो। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो दूसरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कौन सा है, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, गोल्ड की सरफेस पे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहली ऑर्डर रिएक्शन अब देखो कितनी सी है, क्या है देख लेते हैं भैया, कितनी क्या है, ये देखो चलती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे एंड होगी, तो आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन है, ठीक है बच्चों, चलो, यानी कि सिंपल है।
या आपको ऐसा लग रही होगी पता नहीं कितना मैथ आ रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान, कोई मैथ नहीं है, किसी चीज़ में कोई खास मैथ नहीं। इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन, इस क्लास की बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर। तो आर की एक पावर में डिपेंड करेगा, ठीक है। आर से क्या बना, प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या बना है, प्रोडक्ट, ठीक, ओके। तो रेट क्या है, रेट क्या है, रेट बताओ किस क्या डिपेंड कर रहा है। तो डी आर, ये रेट का तो पता ही है कितना है, डी आर बाई डी टी, ठीक है, छोटू सा है ना, छोटू से टाइम पे कंसंट्रेशन जो भी है, इज इक्वल टू के आर की पावर रिएक्टेंट की पावर 1, तो यानी कि के आर। अब ये बताओ ये जो आर है इसकी शक्ल सही लग रही हो तो ये यहाँ पे कर दो और ये डी टी यहाँ पर कर दो, देखते हैं। तो डी आर बाई आर और के डी टी, समझ में आया, ये माइनस यहाँ पर आ गया। तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कर दो तो के तो बाहर ही आ जाएगा, के डी टी का पहले क्या देखा था, माइनस के टी प्लस आई कॉन्स्टेंट था, है ना। डी आर बाई आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग आर, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स का देखा होगा, क्या होगा, माइनस के टी प्लस आई। अब आई में हम क्या रखते थे, मुझे बताओ, आई में टी इजिकल टू ज़ीरो टाइम पर आर की जो कंसंट्रेशन थी आर ज़ीरो थी, है ना, वेयर आर इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर क्या करो आप, इक्वेशन 4.8 में यानी कि इसमें टी क्या रखोगे, टी इजिकल टू क्या रखोगे, ज़ीरो रखोगे, तो रख दो माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई। तो ये जो आई कांस्टेंट है ना, तो ये कितना आ गया, ये आई की जगह कितना आ गया जब आपने रखा एल एन, आई की जगह क्या रखोगे इस बार, एल एन आर ज़ीरो, है ना, आई की जगह एल एन आर ज़ीरो। अब ये वैल्यू इधर रख दो चलो, तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर ज़ीरो, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू आई इन इक्वेशन 4.8 में एल एन आर क्या है, माइनस के टी एल एन आर ज़ीरो, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, अब रीअरेंजिंग कैसे करा है, देखो अब आप ये बताओ, एल एन आर तो ये कॉमन है ही, तो आर अपॉन में आर ज़ीरो हो गया, ये नीचे चला गया, तो कितना हो गया, माइनस के टी, ठीक है। एल एन, अरे ये रिएक्शन थी ना, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर ज़ीरो, ये थी रिएक्शन, ठीक है। तो एल एन आर के नीचे क्या आ जाएगा, एल एन आर ज़ीरो, ठीक है, ये ठीक, इजिकल टू माइनस के टी, समझ में आ गया, ये माइनस के टी। अब के इजिकल टू कितना आ गया, 1 टी, ये 1 ये टी इधर आ जाएगा, 1 टी, ये रिएक्शन आ गई, ये रिएक्शन 4.10 बन गई, 1 टी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 1 टी एल एन आर ज़ीरो अपॉन आर, यार ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये इनिशियल है और ये जो बाद वाली है, ठीक है। अब देखो, तो ठीक है बच्चों, तो ये के इजिकल टू, ये रिएक्शन याद कर लें, 1 टी एल एन नेचुरल लॉग आर ज़ीरो अपॉन आर, तो आर ज़ीरो तो क्या है, टी इजिकल टू ज़ीरो टाइम पे, सबसे स्टार्टिंग में, सबसे जैसे ही आपने शुरुआत की है तो ये आपने टी इजिकल टू ज़ीरो टाइम पे आपने देखा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो ये थी, ठीक है। ये है आर, क्या है, रिएक्टेंट है ना, ये फाइनल कंसंट्रेशन मत लिखो। अब टी वन टाइम पे फ्रॉम इक्वेशन 4.8, अगर टी वन टाइम पे 4.8 ये वाली है ना, ये है, ठीक है, टी वन टाइम पे एल एन आर वन, ठीक है, ये आर वन ये रिएक्शन लिख दी, माइनस के टी वन एल एन आर ज़ीरो, है ना, ये हमने एल एन आर ज़ीरो लिया हुआ था ना, ये जो क्या टी इजिकल टू ज़ीरो टाइम पे क्या लिखी हुई थी, आर की कंसंट्रेशन आर ज़ीरो के इक्वल लिखी हुई थी, ठीक है। तो टी वन टाइम पे एट टाइम टी वन फ्रॉम इक्वेशन तो टी वन एल एन आर वन के टी वन, उसी तरह दूसरी टी टू टाइम पे को हो गई एल एन आर टू माइनस के टी टू और नेचुरल लॉग आर ज़ीरो, ठीक है। अब आर वन एंड आर टू आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी वन एंड टी टू, तो इक्वेशन 4.1 में से 4.
1 2 घटा दो 4.11 से 4 तो ये ln r1 माइनस ln r2 के माइनस kt1 ये करके ये जब घटाओगे इसमें से ये, तो ये देखो इसके अपॉन में आ जाएगा, r1 के अपॉन में r2 आ जाएगा, ठीक है। k आ जाएगा बाहर, इधर आ जाएगा t2 माइनस t1। समझ में आ गया कैसे आया, ठीक है। अब के साइड में ये ले आओ, तो k 1/t2 माइनस t1 ln r1 r1 वाला अपॉन r2 वाला। 4.9 कैन आल्सो भी रिटर्न एज 4.9 कौन सी है देख लो जरा, ln r ये थी ना शुरुआत की, ln r इक्वल टू माइनस के टी ln r0, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो ln r अपॉन में r0 माइनस के टी। अब एंटी लॉग ले लो, ये r नॉट तो इधर आ जाएगा, एंटी लॉग ले लो तो ln r ये एंटी लॉग होने पे क्या आ जाएगा, r की कंसंट्रेशन ये है r0 e की पावर है, e की पावर चली जाएगी माइनस के टी, ठीक है। तो इसको देख लो, ये ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू mx प्लस सी पे, ठीक है। इसको देखें, वी प्लॉट द r अगेंस्ट t वी गेट द स्ट्रेट लाइन स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट, ये 4.9 आगे देखेंगे जहाँ भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन 4.10 कैन आल्सो भी रिटर्न इन द फॉर्म, देखो 4.10 लास्ट में मैं फॉर्मूले गिनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। के इक्वल टू 1/2 ये है ना 4.0 क्या है, के इक्वल टू 1/2 टू कह रहा हूँ सॉरी, टी ln r0/r, ठीक है। ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 4.10 ऐसे लिखी जा सकती है। अब देखो कितना 1/t लिखा जाएगा, फिर क्या था लॉग, यहाँ तो नेचुरल लॉग था ना ln, तो 2.303 से इंटू कर देंगे तो log r0/r, तो क्या हो जाएगा देखो ज़रा, log r0/r इज इक्वल टू के टी, ठीक है, के टी अपॉन में ये 2.303 नीचे चला गया ये। तो अब देख लो, इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log r0/r वर्सेस टी टाइम में अगर हम करते हैं तो समझ में आ गया टी टाइम का मतलब क्या है। इसने कहा है इसको बाई ले लो और इसको टी को ले लो x, तो ये क्या हो गई, ये हो गया m, स्लोप जाएगा ये m हो गया स्लोप, तो स्लोप कितना हो गया k/2.303। तो इसमें रिएक्शन को कई सारी लिखा हुआ है, अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर का, तब आपको पता चल जाएगा कितना आसान है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है C2H4 + H2 C2H6 एथेन। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये C2H4 पर, एक है ना ये, ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही जनरली आती है एग्जाम में। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्ले बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव वगैरह की जो हैं, अब देख लो, ये देख लो, इसको खुश हो लो देख के, बाई की कंपेयर कर दी ये ln r mx हो गया, c क्या लिया, ये x लिया है टाइम t, तो m क्या होगा माइनस के, नीचे को जा रहा है, तो लो खुश हो गए अब, ठीक है। c कितना ln r0, ये कितने पे इंटरसेप्ट बाई पे काट रहा है ln r0 पे, आ गया प्लाट समझ में। अब ये देख लो प्लॉट ऑफ r0/r, r0 बोल रहा हूँ मैं, कभी r0 बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, r0/r वैसे टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लो स्लोप कितना आ रहा है k/2.303, तो देख लो यही तो आ रहा है, ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप, ये यहाँ पे देख लो जरा, इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द, ये खुश हो गए। अब ये रिएक्शन देख सकते हो आप, log r0/r log r0/r, ठीक है, इज इक्वल टू के टी, सही से लिख दो पड़ा, KT/2.303, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाई इज इक्वल टू mx, ये इससे कंपेयर करा लो, हो गई ये हो गया इंटरसेप्ट, ठीक है। लो क्या दिक्कत आ गई, अब देख लो भैया, ये decomposition of N2O5 and 2O are some more example of the first order reaction, ठीक है। रेट क्या है, रेट के आर है,
ये देखो, ये ये देखो, ये देखो आर ए, ये क्या है 88 226, ये देखो इसमें टूट रहा है, आगे समझ में। और क्या है N2O5 एंड N2R सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। देखो अब ये देख लो, एक न्यूमेरिकल देख लो, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का है ये। देखो आपको बच्चों ये फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था ना, अरे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये याद कर लो ना, इसी का तो स्लोप बनाया था हमने। अरे ये देखो, ये नहीं था क्या बच्चों, लॉग R0, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये R KT/2.3, ये जो R है अभी ना R1 R2 से दिखा रखा है बस, और कुछ नहीं है। तो अब देख लो ज़रा, R1 कंसंट्रेशन कितनी है, पॉज पढ़ लेते रहना क्वेश्चन। R1 की कंसंट्रेशन इतनी है 1.24, तो ये देखो R1 की कंसंट्रेशन है। R2 की कंसंट्रेशन जल्दी दिखाओ मुझे कहाँ है, R2 की कंसंट्रेशन भैया इतनी है, R2 की कंसंट्रेशन इतनी रख दी, ठीक है। अब टेम्परेचर तो कोई बात ही नहीं हो रही, टेम्परेचर तो 318 पे फिक्स है ही, ठीक ठीक। आफ्टर 60 मिनट यानी कि T2 क्या है 60 और T1 क्या है, वो तो 0 है, T2 माइनस T1 क्या है मतलब 60 मिनट, ठीक। ये रख दी भैया यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे, बस। अरे बस हो गया क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला कौन सा याद है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला लॉग R1/R2 के, अब इधर से के निकालो, के 2.303 T2 माइनस T1, R1 की कंसंट्रेशन R2 की कंसंट्रेशन, ये कट गया, ये आ गया बस, ठीक है। अब भाई लॉग 6.2 मिनट इनवर्स जो भी आया है, इसे सॉल्व करके आराम से ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ वैथ का कोई ऐसी मैथ नहीं माना जाएगा, सिंपल माना जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है, बस इसके बाद टॉपिक बचा हुआ है हाफ रिएक्शन मेथड, मतलब हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। कोई नहीं, बहुत आसान है ये भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये देख लो जरा, थोड़ा सा ज़्यादा इतना कंफ्यूज नहीं हो रहा। लेट अस कंसिडर टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर, पहली ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन देख लो, गैस फेज में चल रही है, और कहाँ भाग गया ये, ठीक। अब ए से क्या बन रहा है ज़रा देख लो, एक बार शक्ल देख लो, ए से B+C बन रहे हैं, ठीक है, आसान है। तो पी इनिशियल, बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए का इनिशियल प्रेशर। अब ये बताओ फर्स्ट ऑर्डर है तो किस पे डिपेंड कर रही है, ए की पावर 1 पे। तो पी का पी इनिशियल जो है ना, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए है, तो ए का इनिशियल प्रेशर क्या PI। PT क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ टाइम T पे, PT क्या है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सच ए रिएक्शन कैन यू डेराइव एट टोटल प्रेशर, बताओ कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा PABC का, ये जो टोटल प्रेशर, ये जो थोड़ा सा कम हो गया, फिर इसका भी, ये भी B बन गया, थोड़ा सा C बन गया, तो टोटल प्रेशर का तो तीनों का प्रेशर होगा ना, तीनों का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा समझ लो। PA PB PC आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ABC, मतलब कि रेस्पेक्टिवली इफ एक्स एटम बी द डिक्रीजेज इन द प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए से एक्स एटम डिक्रीज होए एट टाइम T पे, एंड 1 मोल ईच B एंड C इज बीम फॉर्म। अब भाई इससे क्या बनेंगे, अगर टाइम 0 पे, ठीक है, अगर टाइम 0 पे इसका पार्शियल प्रेशर ABC एक्स एटमोसफेयर बी द डिक्रीजेज, अगर टाइम 0 पे ये P इनिशियल है ना, इस टाइम तो 0 है, अब ये थोड़ा सा घटा होगा ना इसका प्रेशर, तभी तो इसका प्रेशर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक, फिर इसका भी प्रेशर बड़ा होगा। तो आप इसके नीचे बाहर आगे स्टोइकियोमेट्री कितना देख रहे हैं, एक ही देख रहे हैं। तो अगर इससे एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो इससे भी एक्स बना, इससे भी बना, ठीक है, एक्स ही बना ना, एक से एक ही तो बन रहा है, तो एक्स एटमॉस्फेरिक बने ये, ठीक है। वेयर PI द इनिशियल प्रेशर एट टाइम T, मतलब T=0 पे कितना है PI है प्रेशर ए का इनिशियल में। P टोटल कितना होगा, P टोटल बताओ कितना होगा, अरे इसका प्लस इसका प्लस इसका, यही तो लिखा है, तो PI + X टोटल प्रेशर। और X क्या है, टोटल प्रेशर, X क्या है, एक बार बताओ, टोटल प्रेशर माइनस P इनिशियल स्टार्टिंग में जो था T=0 पे, यही तो है X, ठीक है। अब PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ए का कितना होगा मुझे बताओ ज़रा। तो पार्शियल प्रेशर
ए का इतना होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर जो ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था -x, तो ये निकला 2pi माइनस pt। ठीक है, अब केवल इस रिएक्शन में जो वो रिएक्शन थी ना हमारी, k इजिकल टू फर्स्ट ऑर्डर क्या आई थी 2.303 अपॉन टी लॉग, क्या लिखी थी आपने, लिखे थे ना इस log R1 अपॉन R2, ये इस तरह की थी ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 टाइम पे फिर T2 टाइम पे, इस तरह की थी ना, ये रही R0/R, ये रही ये रही ये रही है ना, ये रही ये रही ये रही R1/R2। तो बस ऐसे ही कंपेयर कर लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसी तरह से, ये देखो ठीक है, ये R0/R ये है ना, तो बस यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया PI अपॉन PA। समझ में आया, इनकी वैल्यू आपने डाल दी। ठीक है, ये तो पार्शियल प्रेशर स्टार्टिंग में था भैया, ये तो बिल्कुल खर्च ही ना हुआ था, तो बहुत सारा था ये तो P इनिशियल में, और फिर थोड़ा सा A खर्च हो गया है ना, थोड़ा बहुत खर्च हुआ जो भी रिएक्टेंट, तो पर्टिकुलर T टाइम पर तो जो भी उसका प्रेशर था वो PA है, A का जो प्रेशर था वो PA है। ये तो जो ए शुरुआत में इनिशियल में था, तो बस यही आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो गैस की फेस की कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है, आसान है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके चलो ये क्वेश्चन आप देख लेना, बहुत आसान ही है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अरे ये देखो, ये सब मौलिक उसके मोल कंसेप्ट पे आप कर सकते हो। फाइनली ये क्वेश्चन ये है, ये 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनिशियल, शुरुआत में जो था प्रेशर, और टाइम टी जब देखा आपने, थोड़ी देर बाद जहाँ के देखा बीकर में आपने देखा कि भैया ए रखा हुआ है, ए से बन रहे हैं कुछ बी और सी। शुरुआत में तो जो देखोगे ए टी इजिकल टू टी जीरो टाइम पे ए को देखोगे, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो भी होगा वो PI बोल दिया है इन्होंने शुरू में, बहुत ज़्यादा था, फिर थोड़ी देर बाद आँख से झांक के देखा 2-4 मिनट बाद जब भी देखा, तो थोड़ा सा B बन गया है, थोड़ा सा C बन गया। अब तो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो हमें किससे मतलब है, PA। ठीक है, ये है A का पार्शियल प्रेशर T टाइम पे, तो ये लगी हुई है वैल्यू, बस ये वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल मोल कंसेप्ट का है, 2NO2O5 2N2O4O2, तो 0.5 ATM है T इजिकल टू 0 टाइम पे, तो ये तो शुरू में तो 0 होते हैं, और टाइम T के बाद 0.5 से भैया 2N2O5 घटेगा ना, घटेगा। अब कितना घट रहा है देख लो ज़रा, 2 है आगे, 2 है, तो 2 अगर वो तुम्हें पता है ना, मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, 2x से कितना बन रहा है 2x, तो ये ले लो 2x ही बन रहा है। ठीक है, और 2x से कितना बन रहा है 1x, तो ये ATM। बस लग के वैल्यू दो और करो। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट आपका शुरू होता है यहाँ से, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन।